चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम से। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास फॉर एनी n events a1 a2 and so on up to an a1 a2 and so on up to an probability of union I equal to 1 to n ai is greater than equal to summation I equal to 1 to n probability of ai minus summation I comma j equal to 1 to n I strictly less than j probability of ai intersection aj। ये आपके पास थ्योरम है, ठीक है। इसको भी हम इंडक्शन से ही प्रूव करेंगे, जैसे पहले दो थ्योरम्स को प्रूव किया था हमने, सेम उसी वे से इंडक्शन को, इस थ्योरम को भी हम प्रूव करेंगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, वी शैल प्रूव द अबव रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन n। वी शैल प्रूव द अबव रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन n, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्म लिखी हुई है ना, मैं एक ही बार लिख देता हूँ i कोमा j 1 to n, ठीक है। इस टर्म को आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है, कुछ मैं ब्रैकेट में लिख के बताता हूँ आपको। ये ऐसे भी लिखी मिल सकती है आपको, समीशन i इक्वल टू 1 to n समीशन j इज इक्वल टू 1 to n एंड i लेस देन j। ऐसे दो समीशन अलग अलग लिखे भी मिल सकते हैं, ठीक है। मैं एक में ही लिख देता हूँ, एक में क्योंकि लिखना बेटर रहता है, इजी हो जाता है आपके लिए। लेकिन आई जे दोनों लिखे हुए हैं 1 to n, उसका मीनिंग क्या है, आप दो समीशन भी लगा सकते हो, समीशन आई इक्वल टू 1 to n एंड समीशन j इज इक्वल टू 1 to n। ये दोनों भी आप लगा सकते हो अलग अलग, ठीक है। तो हम इस रिजल्ट को कैसे प्रूव करेंगे, इंडक्शन ऑन n से, n पे इंडक्शन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, n इज इक्वल टू 2 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 2 रिजल्ट को देखेंगे कि रिजल्ट क्या होगा। n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, i इज इक्वल टू 1 to 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 2 का मीनिंग क्या है, a1 और a2 दो ही टर्म आएंगी, a1 यूनियन a2, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 के लिए दो ही इवेंट हो जाएंगे, a1 और a2, उन दोनों की यूनियन। हमें पता है एडिटिव लॉ से ये किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2 is equal to probability of a1 plus probability of a2 minus probability of a1 intersection a2। ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब यहाँ पे इक्वल टू के प्लेस पे यदि ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, इक्वल टू के प्लेस पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल है, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। और हमें पता है इक्वलिटी वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो ये आइदर और कंडीशन होती है, यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन होती है, आइदर और, कि या तो ये सेटिस्फाई करेगी या फिर ये सेटिस्फाई करेगी, ऐसे आइदर और कंडीशन होती है, या तो ग्रेटर होगा स्ट्रिक्टली या फिर इक्वल होगा। तो यहाँ पे इक्वल तो हमें पता होता ही है, तो ये तो आपके पास क्या है, ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू, which is true with equality, ये जो है ये ट्रू है with equality, with equality ये ट्रू है, ठीक है। किससे, बाय एडिशन थ्योरम, जो हमने एडिशन थ्योरम, एडिशन लॉ किया था उससे, ठीक है, उससे ये बाय इक्वलिटी ट्रू, इक्वलिटी आती थी यहाँ पे, इक्वलिटी के साथ ट्रू है। हमें तो दोनों में से एक कंडीशन चाहिए, इक्वलिटी के साथ ट्रू है तो वो ट्रू ही है मीनिंग, ठीक है, हो गया। n इज इक्वल टू 2 के लिए अब क्या अज्यूम करेंगे, n इज इक्वल टू r के लिए अज्यूम कर लेंगे, फिर n इज इक्वल टू r प्लस 1 के लिए प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नाउ लेट अस सपोज दैट द रिजल्ट is also true for n is equal to r,
ठीक है। n इज इक्वल टू आर के लिए क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आर के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ n के प्लेस पे r पुट करना है अब हमने, i इज इक्वल टू 1 टू r ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन i इक्वल टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, ओ सॉरी r आ जाएगा, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, r आएगा, ठीक है, माइनस समीशन i कोमा j इक्वल टू 1 टू r, i इज स्ट्रिक्टली लेस देन j, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ये भी हमारे पास ट्रू है। इसको बोल देते हैं, जो 2 वाली में कंडीशन आई थी इसको 1 बोल देते हैं इक्वेशन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब इन 1 और 2 को यूज करेंगे आगे, ठीक है। आगे हम किसके लिए प्रूव करेंगे, r प्लस 1 के लिए रिजल्ट को ट्रू शो करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है फिर हमारे पास, थर्ड स्टेप होता है नाउ वी विल शो दैट द रिजल्ट is also true for n is equal to r plus 1, ठीक है। n इज इक्वल टू r प्लस 1 के लिए भी रिजल्ट ट्रू होगा, तो वो देखते हैं। रिजल्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू n ए आई, n इज इक्वल टू r प्लस 1 लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी u ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 टू r प्लस 1 ए आई हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 टू r प्लस 1 ए आई, ये आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 टू r प्लस 1 ए आई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड आएगी जो, उससे बड़ा दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड से बड़ा दिखाना है, ये जो n के प्लेस पे r प्लस 1 आ जाए उससे बड़ा दिखाना है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 टू r प्लस 1 ए आई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 टू r ए आई, i को 1 से r ले लिया, और एक यूनियन अलग से लगा दें, वो यूनियन क्या लगा दें, ए आर प्लस 1, ए आर प्लस 1 को अलग से ले लिया, ठीक है। तो अब ये देखो दो सेट्स की यूनियन होगी, एक टाइप से ये दो सेट्स की यूनियन होगी, ये आपके पास a1 के प्लेस पे आ गया, ये a2 के प्लेस पे आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या बोल देंगे, बाय यूजिंग रिजल्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2 ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2। तो उस रिजल्ट को यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। इवन हमें पता है कि इक्वलिटी आती है, इवन क्या आती है, दोनों साइड इक्वलिटी, इसको आप क्या लो a1 के प्लेस पे, इसको आप क्या लो a2 के प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 टू r ए आई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किस किस की, सेट a1 ये है पूरा और a2 ये है आपके पास ए आर प्लस 1 के प्लेस पे, यूनियन i इक्वल टू 1 टू r ए आई इंटरसेक्शन किसके साथ, ए आर प्लस 1 के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, रीजन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे लिख लो, ए यूनियन बेटर रहेगा, ए के प्लेस पे यूनियन आई इक्वल टू 1 टू आर ए आई, बी के प्लेस पे ए आर प्लस 1, ये बेटर रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये आता है आपके पास। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये टर्म बन गई, इस टर्म को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, इस पे एक ब्रैकेट और लगा लो, लगाना चाहो तो ये अंदर वाली टर्म पे, ताकि आपको कंफ्यूज ना करे, यहाँ पे ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करे, ठीक है। तो अब इसको देखो जरा कैसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 टू r ए आई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर प्लस 1
माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यूनियन I इक्वल टू 1 टू R ऑफ AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये कैसे आया, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं मैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ये हो A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AR है, और इसकी इंटरसेक्शन ले रहे हैं AR प्लस 1 के साथ, तो ये किसके इक्वल आती है, A1 इंटरसेक्शन AR प्लस 1 प्लस और यूनियन A2 इंटरसेक्शन AR प्लस 1, ऐसे आ जाता है ना ये, A1 इंटरसेक्शन AR प्लस 1 यूनियन A2 इंटरसेक्शन AR प्लस 1 यूनियन एंड सो ऑन, क्या आ जाएगा लास्ट में, यूनियन AR इंटरसेक्शन AR प्लस 1, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, इसलिए ये लाइन आई हमारे पास, इसलिए ये बन गया इक्वलिटी, ये आ गई, ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 टू R प्लस 1 AI। ठीक है, तो ये इस वे से आ गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो इक्वेशन आ गई इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे फर्दर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते थे आप, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो आपकी मर्जी है कैसे लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे पीछे हमने किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 टू R AI, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 टू R AI ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन I इक्वल टू 1 टू R प्रोबेबिलिटी ऑफ AI माइनस समीशन IJ इज इक्वल टू 1 टू R I लेस देन J प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ। तो इसको अप्लाई कर देंगे, अब इसको अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में इसके प्लेस पे, ये जो टर्म है इसके प्लेस पे लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आगे पेज पे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी सेम ही चलती रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 टू R प्लस 1 AI। ठीक है, अब देखो जरा पीछे, इसके प्लेस पे ये जो टर्म है हमारे पास इक्वलिटी, इसके प्लेस पे क्या लिखना है, ये टर्म लिखनी है, इसके प्लेस पे ये टर्म लिखनी है। तो ये जो पहले टर्म थी हमारे पास वो बड़ी थी, अब जो टर्म आएगी वो छोटी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वलिटी थी ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो यही इनइक्वलिटी आ जाएगी, समीशन I इक्वल टू 1 टू R P प्रोबेबिलिटी ऑफ AI माइनस समीशन IJ इज इक्वल टू 1 टू R I लेस देन J प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसके प्लेस पे लिख देते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया था आपके पास, समीशन I इक्वल टू 1 टू R प्रोबेबिलिटी ऑफ AI माइनस समीशन I कोमा J इज इक्वल टू 1 टू R I लेस देन J प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ, ये आ गया हमारे पास, उस पूरी टर्म के प्लेस पे ये टर्म आई है, मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, उस पूरी टर्म के प्लेस पे जो ये थी प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 टू R AI, उसके प्लेस पे हमारे पास ये टर्म लिखी है पूरी हमने। ठीक है, उसके नेक्स्ट टर्म को फिर ऐसे लिख दो, नेक्स्ट टर्म क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ AR प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 टू R AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1, इन टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे हम, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AR प्लस 1 माइनस क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू R, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 टू R क्या था, AI इंटरसेक्शन AJ, ये ब्रैकेट रहने दो, AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1, AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1 था, ये आपके पास था। ठीक है, ये टर्म थी आपके पास AI इंटरसेक्शन R प्लस 1, तो इसको एज इट इज लिख दिया हमने, इसको एज इट इज लिख दिया। अब ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लो, इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI I 1 टू R मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 एंड सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AR,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर प्लस वन अलग से और पड़ा है। तो ये दोनों टर्म्स मिलके क्या बना लेंगी, ये दोनों टर्म्स बना लेंगे आपके पास समीशन आई इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, ये दोनों टर्म्स मिलके। ठीक है, और बाकी जो टर्म बच गई उनको एक साथ लिख लो। समीशन आई कोमा जे इज इक्वल टू 1 टू आर आई स्ट्रिक्टली लेस देन जे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, माइनस क्या बचा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इक्वल टू 1 टू आर ए इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम बुलिज इनइक्वालिटी, बुलिज इनइक्वालिटी। इसको किससे कंपेयर किया जा सकता है वो देखते हैं। बुलिज इनइक्वालिटी क्या बोलती थी पहले, बुलिज इनइक्वालिटी पे चलते हैं, फिर वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बुलिज इनइक्वालिटी क्या बोलती थी आपके पास कि जो ये है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, बुलिज इनइक्वालिटी क्या बोलती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं नीचे लिख देता हूं साइड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इक्वल टू 1 टू n ए आई लेस देन इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, ये बोलती थी बुलियन इनइक्वालिटी, जिसका कल हमने प्रूफ भी किया था, इसका कल हमने प्रूफ भी किया था। ठीक है, अब देखो ये दोनों टर्म्स मिलके एक टर्म बना ली, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये टर्म एज इट इज लिख दी हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ये दोनों टर्म्स एक जैसी थी, इनको लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इक्वल टू 1 टू एन ए आई इज लेस देन इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 टू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई होता है। यदि नेगेटिव साइन लगा दोगे, नेगेटिव साइन लगा के दोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव साइन लगा दोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी यूनियन आई इक्वल टू 1 टू आर, मीनिंग एन के प्लेस पे आर है, ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन, मीनिंग ये जो ए आई है इसके प्लेस पे क्या है, ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन है। तो ये क्या हो जाएगा, समीशन, क्या आ जाएगा, समीशन आई इक्वल टू 1 टू आर, वो इनइक्वालिटी भी चेंज होगी। इनइक्वालिटी कैसे चेंज होगी, वो इनइक्वालिटी ऐसे चेंज हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म बड़ी हो जाएगी। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो नीचे वाली टर्म बड़ी है, ऐसे कैसे कर दिया आपने, क्योंकि वो नेगेटिव साइन भी तो है, और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है बाय यूजिंग बुलिज इनइक्वालिटी। ये जो टर्म है नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में, चलो कर ही देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। अब ये ऊपर वाली टर्म जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन वाली, यूनियन आई इक्वल टू 1 टू एन ए आई के प्लेस पे यहाँ पे ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन है, ये टर्म बड़ी होगी नेगेटिव में। ठीक है, इसलिए ये इनइक्वालिटी यूज की हमने, इसलिए ये इनइक्वालिटी यूज की हमने। ठीक है, तो दैट एम्प्लाइज क्या आ गया यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन ए आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टर्म तो एज इट इज लिख दो, समीशन आई इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई माइनस, देखो आई जे की वैल्यू 1 से आर तक है और आई लेस देन जे है, आई क्या लेस देन जे है। ठीक है, और ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे। अब आई लेस देन जे है तो जे की वैल्यू मैक्सिमम आर है, तो आई की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम आर माइनस वन। ठीक है, और यहां पे देखो ए जे के प्लेस पे क्या ले लिया, ए आर प्लस वन ले लिया, सेम ऐसी ही इनइक्वालिटी है, ये आई इक्वल टू 1 टू, हाँ ठीक है, ये भी कैसी है, जे के प्लेस पे क्या ले लिया, फिक्स कर लिया आर प्लस वन, जे के प्लेस पे आर प्लस वन, तो जे की वैल्यू आर प्लस वन होगी, आई क्या रहेगा 1 से लेके आर तक, मीनिंग आर प्लस वन से छोटा, आर प्लस वन से छोटा मतलब जे से छोटा, तो आई लेस देन जे, और आई और जे की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 से लेके आर प्लस वन तक होगी, क्योंकि आई तो आर प्लस वन हो ही नहीं सकता, आई स्ट्रिक्टली लेस देन जे रहेगा। यदि जे की वैल्यू मैक्सिमम आर प्लस वन होगी तो आई की वैल्यू मैक्सिमम आर हो सकती है, आर से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास समीशन आई कोमा जे इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन एंड आई लेस देन जे,
आई लेस देन जे, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यही तो आपने प्रूव करना था, r प्लस वन के लिए यही रिजल्ट हो गया। ठीक है, रिजल्ट आपके एक कॉर्नर में माइंड में जरूर रहना चाहिए। देयरफॉर रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r प्लस वन। देयरफॉर द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r प्लस वन। ठीक है, देयरफॉर बाय, दज लिख लो या फिर दज बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the result is true for the result is true for all n belongs to natural number। ठीक है, hence theorem is proved, hence proved, यही आपने प्रूव करना था। ओके, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो। पीएमआई अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये थ्योरम्स बस आप जस्ट आपको लिख के देखनी पड़ेंगी, दो दो तीन तीन बार जब तक लिख के नहीं देखोगे इन थ्योरम्स को, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम में कर पाने का। एक बार लिख के देख लोगे बड़ी इजीली कर पाओगे, फिर कोई टेंशन नहीं आने वाली इन थ्योरम्स में, क्योंकि बिल्कुल इजी थ्योरम्स है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द सैंपल स्पेस, if the sample space is S equal to A1 union A2 and probability of A1 is equal to 0.8, probability of A1 is equal to 0.8, comma probability of A2 is equal to 0.5, comma find probability of A1 intersection A2। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हमें क्या पता है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। ये होता है रिजल्ट हमारे पास। A1 यूनियन A2 किसके इक्वल है, S सैंपल स्पेस के। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितनी होती है, 1 होती है, तो ये क्या आ गई 1। A1 की प्रोबेबिलिटी 0.8, A2 की प्रोबेबिलिटी 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। क्यों आया हमारे पास, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, सॉरी A1 यूनियन A2 is equal to probability of sample space S which is equal to 1। ठीक है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या आ गया, -1 माइनस 0.8 माइनस 0.5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, तो यहाँ से आ गया -0.3 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आ गया, A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 0.3 आ गया आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आ गया, 0.3 आ गया। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन करना होता है, ये एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं हम। इफ capital E and capital F are events such that probability of E equal to 1/4 and probability of F is equal to 1/2 and probability of E and F is equal to 1/8, comma find
फर्स्ट पार्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ। सेकंड पार्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई एंड नोट एफ एंड नोट एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई एंड नोट एफ। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। तो ये दो पार्ट्स करने हैं आपने, इनको सॉल्व करते हैं। इफ ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है, एंड ई एंड एफ जहां पे भी एंड मिल जाए, एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, सिंपल ये याद रखो, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, और मीन्स यूनियन, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, और मीन्स यूनियन। ठीक है, तो इस वजह से डायरेक्ट याद रख लो, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, एंड और का कंसेप्ट डायरेक्ट याद रखो। एंड मीन्स क्या है आपके पास, इंटरसेक्शन, और मीन्स यूनियन। तो ये आपके पास गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज 1/4 0.25, comma probability of f, probability of at 1/2 that is 0.5, then probability of e intersection f that is 1/8, 1/8 is equal to 0.125। ये आपके पास तीन प्रोबेबिलिटीज गिवन है, निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। फर्स्ट पार्ट देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ। और को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्या हमारे लिए यूनियन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ दैट इज इक्वल टू, क्या फार्मूला किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो आंसर क्या आ गया, 0.25 प्लस 0.5 माइनस 0.125, तीनों वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर क्या आ गया 0.625, 0.625। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई नोट एंड नोट एफ। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई एंड नोट एफ, इसको फाइंड करना है। नोट ई, नोट ई का मीनिंग ई कॉम्प्लीमेंट, नोट ई ई कॉम्प्लीमेंट, एंड है तो इंटरसेक्शन, एफ नोट एफ का मीनिंग एफ कॉम्प्लीमेंट। और इसको कैसे लिख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ दैट इज 1 माइनस 0.625 विच इज इक्वल टू 0.375। ठीक है, 0.375, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करने आपने। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है सबको। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इवेंट्स कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ are such that probability of note E और note F, probability of note E और note F is equal to 0.25 full stop
whether E and F are mutually exclusive. Whether E and F are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये निकालना आपने। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलते हैं ई एंड एफ को? दो ही कोई भी दो इवेंट है उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलते हैं? जब उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? एम्प्टी होगी। इंटरसेक्शन एम्प्टी कब होगी? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? जीरो। एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन क्या, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एम्प्टी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है। एम्प्टी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ठीक है, तो वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई और नोट एफ, इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, नोट ई का मीनिंग ई कॉम्प्लीमेंट, और है तो मीनिंग यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, नोट एफ का मीनिंग एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, और ये किसके इक्वल है? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। किसके इक्वल है ये प्रोबेबिलिटी? 0.25। दैट एम्प्लाइज, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ लिखा जा सकता है, और वो किसके इक्वल हो जाएगी? 0.25 के। वो किसके इक्वल हो जाएगी? 0.25 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, रुक जाओ, यूनियन था ना, इंटरसेक्शन हो जाता है, सॉरी ये अपोजिट करना था, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये रिजल्ट होता है हमारे पास। ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, अपोजिट हो जाता है, तो ये इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे भी। ये क्या आएगा? इंटरसेक्शन। ये भी इंटरसेक्शन आएगा, ये भी यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25, दैट इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, ओके, दैट एम्प्लाइज ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू 5। ई और एफ इवेंट्स की इंटरसेक्शन क्या नहीं हो सकती? 5 नहीं हो सकती। दैट एम्प्लाइज ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इस वे से करेंगे। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। क्वेश्चन ही है बाकी से एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चन ही हैं, प्रैक्टिस करोगे आप। बी एक्सरसाइज है ये, हम कर रहे हैं जो बी एक्सरसाइज है दोनों बुक्स में। इसके बाद कल से फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन लिखो। ए बॉल इज ड्रॉन at random from a box containing 6 red balls
comma 4 white balls, comma 5 blue balls, 5 blue balls. Determine the probability that ball drawn is फर्स्ट पार्ट है रेड, सेकंड पार्ट है वाइट, थर्ड पार्ट है ब्लू एंड फोर्थ पार्ट है रेड और वाइट, ठीक है। रेड वाइट ब्लू, फोर्थ पार्ट है रेड और वाइट। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो निकालो, देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड करो अच्छे से, क्या बोला गया। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर हैं 6 रेड बॉल हैं, 4 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 6 + 4 + 5 दैट इज 15 बॉल्स है, ठीक है। ओके, और उन 15 बॉल्स में से आपने एक बॉल चूज करनी है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, वाइट, ब्लू, रेड और वाइट, ठीक है। ये देखना आपने, ठीक है। तो हम एक इवेंट ले लेते हैं, रेड है, वाइट है, ब्लू है, तीनों के फर्स्ट लेटर डिफरेंट है, तो उन्हीं से इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं, उन्हीं से इवेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेट, सबसे पहले रेड है तो आर कर लेते हैं, आर बी दी इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, ठीक है। आर से इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल कर लिया। डब्ल्यू से डब्ल्यू बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल एंड ये ब्लू है, बी से बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल, ठीक है। ये 3 इवेंट बना ली, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, इवेंट आर, मीनिंग जो बॉल आएगी वो कैसी आएगी? रेड आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, इवेंट आर, वो क्या हो जाएगी? आपने कितनी बॉल्स निकालनी है? एक बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन, एक ही बॉल ड्रॉ की है हमने, एक ही बॉल ड्रॉ की है, और वो कैसी होनी चाहिए? अब आर, आर विद इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल। अब वो बॉल कैसी होनी चाहिए? एक बॉल चूज करनी है और वो भी रेड। टोटल रेड बॉल्स कितनी है? 6, 6 में से एक चूज करनी है, 6 में से एक चूज करनी है, ठीक है। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, रेड बॉल्स 6 हैं, 6 में से कोई भी एक आ सकती है, 6 ही 1 6 ही आएगा, ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास? 15, तो 15 टोटल 15 में से एक चूज कर रहे हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 61 है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 15C1 है। 6/15 दैट इज 2/5 आंसर। ये आपके पास 2/5 क्या आ गया? आंसर आ गया। सेकंड है व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल टोटल कितनी है आपके पास? 4, तो उन 4 में से एक चूज करनी है आपने, उन 4 में से एक व्हाइट आनी चाहिए। टोटल पॉसिबिलिटीज 15 में से एक, तो 4/15 ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स। अब देखो, अब क्या निकालना है? रेड और व्हाइट, मीनिंग आपने क्या फाइंड करना है? अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, और का मीनिंग यूनियन, आर यूनियन डब्ल्यू, व्हाइट डब्ल्यू, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू।
अब देखो जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले ये देखो आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या आएगा। एक बॉल चूज कर रहे हो, आप वो बोल रहे हो आर का भी है, आर इवेंट भी है और डब्ल्यू इवेंट के अंदर से भी है। आर इवेंट के अंदर क्या है, रेड बॉल, जो एक बॉल ड्रॉ कर रहे हो वो कैसी है, रेड बॉल है। डब्ल्यू इवेंट क्या है कि जो एक बॉल ड्रॉ कर रहे हो वो कैसी बॉल है, व्हाइट बॉल। अब एक ही बॉल रेड बॉल भी हो सकती है और व्हाइट बॉल भी, रेड और व्हाइट दोनों, क्या ये पॉसिबल है। तो आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 5। एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि वो रेड भी है और व्हाइट भी है, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों के एलिमेंट आते हैं ना, इंटरसेक्शन में तो दोनों के एलिमेंट आते हैं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि वो बॉल रेड भी हो और व्हाइट भी हो, क्योंकि बॉक्स में ऐसी हमारे पास टू कलर्स की बॉल थी नहीं। ठीक है, बॉक्स में हमारे पास सिंगल कलर की बॉल थी, या तो वो रेड होगी या व्हाइट होगी या ब्लू होगी। ठीक है, तो दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन डब्ल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 2/5 प्लस 4/15 माइनस 0। तो आंसर कितना आ गया ये आपके पास, 16 4 प्लस 10 10/15 2/3 आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चंस ट्राई करने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, कुछ ज्यादा नहीं है इनके अंदर। आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे ना, वहां पे अच्छे क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं, जो कल से टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू अनबाइस्ड dice are thrown. Two unbiased dice are thrown. Find the probability that neither a doublet nor a total of 10 nor a total of 10 will appear. A total of 10 will appear. ठीक है, okay? ना ही तो आपके पास डबलेट आना चाहिए। डबलेट का मीनिंग कोई अनबाइस्ड डाइस है, वो दो अनबाइस्ड डाइस थी उनको थ्रो कर रहे हैं। डबलेट का मीनिंग क्या है, दोनों में सेम ही आ जाए, जैसे 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए। डबलेट का मीनिंग वो है, डबलेट का मीनिंग क्या है, वो है। ठीक है, ओके। तो इसको कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट ए बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग ए डबलेट। ए क्या ले लिया हमने, इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट। ठीक है, ओके। ए क्या ले लिया, इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट ले लिया। एंड बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 10। सम क्या आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम ए के लिए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, सेम फार्मूला तो सेम चलेगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास। इवेंट कैसा है, गेटिंग डबलेट। डबलेट, डबलेट के अंदर कौन कौन से आएंगे, ए इवेंट क्या हो जाएगा, 1 1, दोनों क्या आ जाए, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए,
5 आ जाए और 6 आ जाए। डाइस के अंदर 6 से बड़ा तो कोई नहीं होता ना, 6 से बड़ा तो होता ही नहीं है, तो मैक्सिमम 6 आ सकता है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होती है जब दो डाइस को थ्रो करते हैं, तो 6 स्क्वायर 36 होती है। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/6 आ गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बी को देखो, बी इवेंट क्या होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग सम 10 है। सम 10 कब आएगा, अब आपको पता है 4 और 6 का सम 10 होता है, 4 और 6 का सम 10 होता है। ठीक है जी, 4 6 आ गया, 6 4 भी आ सकता है। 4 6 का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट डाइस पे 4 आया है, सेकंड डाई पे 6 आया है। सिमिलर वे से 6 4 का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट डाई पे 6 आया, सेकंड डाई पे 4 आया। और कोई पॉसिबिलिटी दोनों डाई पे 5 5 आ जाए, क्या सम 10 आने की इनके अलावा भी कोई और पॉसिबिलिटी है। अब बच्चे बोल देंगे सर 3 और 7 का सम भी तो 10 ही होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या डाई पे 7 आ सकता है, डाई पे 7 नहीं आ सकता। तो यही 3 पॉसिबिलिटी होंगी, इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स 36, तो 1/12 ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बताओ जी क्या है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए डबलेट। ए इवेंट किसका था, डबलेट आने का। अब हमें क्या चाहिए, नाइदर ए डबलेट, मीनिंग डबलेट नहीं होना चाहिए, डबलेट नहीं होना चाहिए तो मीनिंग ए इवेंट नहीं होना चाहिए, नोट ए, नोट ए का कंसेप्ट आ गया। नोर ए टोटल ऑफ 10, ना ही 10 क्या आना चाहिए, टोटल आना चाहिए, ना ही 10 क्या आना चाहिए आपके पास, टोटल आना चाहिए। ठीक है, 10 टोटल भी नहीं आ सकता। तो आपने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ना तो डबलेट आए ना ही टोटल ऑफ 10 आए, मीनिंग ए नोट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी, नोट ए नोट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1, इसको ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए यूनियन, ओ सॉरी ये क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, ताकि इसमें पुट करके हम वैल्यू निकाल लें। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। अब देखो जरा, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इवेंट क्या होगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, ए के अंदर ये थे एलिमेंट्स, बी के अंदर ये थे, इंटरसेक्शन में क्या आया, इंटरसेक्शन में सिर्फ 5,5 आया, और कोई तो नहीं आ रहा, ए ये था इवेंट, बी ये था इवेंट, इंटरसेक्शन में 5 5 आ रहा और तो कोई नहीं आ रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर फेवरेबल केसेस ए की हैं, टोटल केसेस 36 है, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही चाहिए हमें आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई थी 1/6, बी 1/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6, बी 1/12 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कितनी आ गई 1/36, 1/36, तो 36 एलसीएम ले लो, क्या बच गया ये 6 प्लस 3 माइनस 1, 8/36, 9 जो 30, 2/9 आ गया, क्या आ गया 2/9। ये किसकी आई है लेकिन, ए यूनियन बी की। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, पीछे भी लिखा था मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
A यूनियन B एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आई है हमारे पास, अभी आई है 2/9, 1 माइनस 2/9 दैट इज इक्वल टू 7/9 एंड विच इज आंसर। 7/9 आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक है, ओके, क्लियर है। इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस आपके पास, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक है, ये सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज को आप ट्राई करोगे, मेरे को पता है एक दो क्वेश्चन नहीं होंगे, एक आध एग्जाम्पल भी नहीं होंगे इवन आपसे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको ट्राई करो, जितने कर पा रहे हो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फिर डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, कल हम डाउट्स ले लेंगे। ये सेकंड एक्सरसाइज आपकी, सेकंड एक्सरसाइज आप कंप्लीट ट्राई करोगे। ठीक है, आज सेकंड एक्सरसाइज तक ही करो, वो एनफ है। ओके।